हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। और साथ ही स्वागत है आपका शिक्षण कला की इस सीरीज में, जिसमें हम पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न की ओर। शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? मूल्य अनिवार्य किसमें? लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में कौन सी चीजें कंपलसरी या इंपॉर्टेंट समझी जाती है, वो बताना है हमें। जीवन की गुणवत्ता, बिल्कुल सही बात है। मानव गरिमा, ये भी सही है। भावात्मक समाकलन, समाकलन यानी कि इमोशनल इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी में हमें क्वालिटी ऑफ लिविंग मिलती है, ह्यूमन डिग्निटी मिलती है, इमोशनल इंटीग्रेशन भी मिलता है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द हैं? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अथार्थवादी? यानी कि आइडियलिस्ट, नेचुरलिस्ट, प्रेगमाटिस्ट या रियलिस्ट। एक तो है कि प्रकृति की ओर लौटो, यानी कि हमें कहाँ कहाँ ले जाया जा रहा है? नेचर की तरफ। और नेचर की तरफ ये बातें कौन करता है? ये होता है प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्ट। ये होता है प्रकृतिवादी। अब बाकी क्या करते हैं? तो चलिए एक बार इन सब के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, पहले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरलिस्ट। क्यों नेचुरलिस्ट हो जाएगा? क्योंकि ये बातें करते हैं प्रकृति की। किसकी बातें करते हैं? प्रकृति की। ये प्रकृति को जीवन का आधार मानते हैं। बैक टू नेचर का अर्थ ही है प्रकृति के पास लौटना। इसलिए यह वाक्य किसने कहा है? किसकी विचारधारा से मेल खाता है? प्रकृतिवादी। लेकिन बाकियों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट होते हैं आदर्शवादी लोग। कौन से लोग? जो आदर्शवादी लोग होते हैं। ये विचारों और आत्मा की दुनिया में विश्वास करते हैं, प्रकृति से नहीं। ये हमारे विचारों और आत्मा, जो बिल्कुल आइडियल एक वर्ल्ड होना चाहिए ना, आइडियल वर्ल्ड, जिसे हम सपनों में, इमेजिनेशन में फील करते हैं, उसे कहते हैं आदर्शवाद। ये उसमें बिलीव करते हैं। अब देखते हैं प्रेगमेटिस्ट यानी कि कार्यवादी। ये लोग कौन से होते हैं? ये होते हैं, ये उपयोगिता और व्यवहारिकता पर जोर देते हैं, ना कि प्रकृति पर। इनका मानना है कि नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा बिहेवियर है। हमारा यूज बिहेवियर है और यूजफुलनेस है। कौन कितना यूजफुल है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं ये लोग। तो मतलब कुछ हद तक रियल वर्ल्ड की तरह है। अब देखिए, रियलिस्ट, यथार्थवादी, यानी कि ये किस पे बिलीव करते हैं? ये है जीवन को जैसा है वैसा दिखाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन प्रकृति की ओर लौटो वाली सोच इनमें नहीं है। तो ये क्या? ये रियलिस्ट है। ये आपको जैसा मिला हुआ है वैसा ही बताएंगे। अब एक गिलास में आधा आधा गिलास ही पानी है, तो ये नहीं, ये सिर्फ आधा पानी ही बोलेंगे। समझे? जो आइडियलिस्ट है वो बोलेगा आधा गिलास पानी है और आधी हवा है। लेकिन रियलिस्ट क्या है? जो बिल्कुल सामने दिख रहा है उसी पे विश्वास रखते हैं। पीछे क्या है, क्या क्या हो सकता है, उन चीजों पे ये भरोसा नहीं रखते हैं। यानी कि ये बेसिकली हम इनको कह सकते हैं, ये है रियल वर्ल्ड वाले। ये रियल वर्ल्ड में बिलीव रखते हैं। ठीक है। चलिए, इससे हमें चारों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए, उदाहरण देख लेते हैं। दार्शनिक रूसो। रूसो ने क्या कहा था? रूसो ने ही कहा था ये बैक टू नेचर वाली लाइन जो है, ये किसने कही थी? रूसो ने कही थी। इस पर भी ध्यान रखना। यानी कि मनुष्य को फिर से प्राकृतिक जीवन की ओर लौटना चाहिए। इसमें बिलीव करते थे रूसो। और यही विचार बाद में थोरो, नाम मिट गया थोड़ा, ठीक है, थोरो जैसे विचारकों ने भी अपनाया। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकृतिवादी। चलिए, समाज का क्या अर्थ है? समाज का क्या अर्थ है? सामाजिक संबंधों का जाल, लोगों का समूह, सामान्य लोग, राष्ट्र। अब देखिए, कुछ हद तक तो सही मेल खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, लोगों का समूह और सामान्य लोग, ये हर ग्रुप में आ जाएंगे, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, तो इनको हम ऐसे ही हटा सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, कॉमन पीपल, बिल्कुल ये हर चीज, हर किसी ग्रुप का पार्ट होगा। लेकिन ये स्पेसिफिक आंसर नहीं है। अब देखो, नेशन और नेचर ऑफ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन, तो कौन आंसर होगा? राष्ट्र तो होगा नहीं। सामाजिक संबंधों का जाल, ये हुआ। 13वें का क्या होगा? सामाजिक संबंधों का जाल। इसी को तो कहते हैं ना सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में क्या है? बहुत सारे भिन्न भिन्न लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं। जब वो इकट्ठा होती है तो बनता है सोसाइटी। उसमें क्या चीज होती है? उसमें होता है कुछ सहयोग होता है, कोऑपरेशन होता है, तो रिलेशन चाहिए हमें ना। इनके अंदर क्या होता है? आपस में रिलेशन होता है।
कम्युनिकेशन होता है, तभी तो वो सोसाइटी बनती है। बस आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके रख दोगे तो इसका मतलब समाज नहीं बन जाएगा वो। समाज कब बनता है? जब उनके बीच में कोऑपरेशन होता है, रिलेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, और मिलके एक साथ वे लोग एक समाज का निर्माण करते हैं। ये हो गया समाज, हो गया सामाजिक संबंधों का जाल, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और राष्ट्र कब होता है? अगर यही लोग एक समाज जहाँ ये रहते हैं उसकी एक बाउंड्री बना दे, और अब ये कह दें कि इसके अंदर कोई हमारे बिना परमिशन के नहीं आ सकता, ना कोई जा सकता, और इसके अंदर हमारा ही रूल चलेगा, तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता है राष्ट्र। ठीक, इसकी एक सीमा होती है। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न। शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, यानी तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज जानना है हमें शिक्षा में। ठीक है, द इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स फॉर मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम एजुकेशन में यूज करेंगे तो किस लिए हेल्पफुल होगी? देखिए, विद्यार्थियों में पृथक्करण यानी अलग करने में, समाज का आधुनिकीकरण करने में, ये अच्छा आंसर है। सांस्कृतिक हमला, ये गलत है। अधिगम स्तर में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है ये। एनहेंसमेंट इन लर्निंग लेवल, वैसे तो ये भी सही है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज का आधुनिकीकरण भी होगा, लेकिन हमें किसके लिए देखना है? छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छात्रों क्या होगा? लर्निंग में हेल्प मिलेगी, मिलेगी हेल्प, बिल्कुल। अभी हम टेक्नोलॉजी के कारण ही हम ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है? हमारी लर्निंग लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सही आंसर। चलिए, शिक्षकों के लिए शिक्षा समाज शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि, यानी कि टीचर के लिए, फॉर टीचर स्टडी ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी टीचर के एजुकेशन के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है ये बताना है हमें। एज ए टीचर आपके लिए सोशियोलॉजी क्यों जरूरी है ये बताना है हमें। देखो, शिक्षा सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है, अच्छी लाइन है, सही बात है बिल्कुल। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये भी सही है। शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, ये भी सही है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें बताना है कि समाज शास्त्र, जो हम एक समाज के बारे में पढ़ते हैं शिक्षा में, एज ए टीचर आप शिक्षक, शिक्षण बनने के लिए समाज के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? तो ये उसके बारे में लिखी हुई ये चार लाइनें बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बेस्ट चुनना है कि हमें समाज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी स्टडी के लिए। बेस्ट कौन सा होगा? देखो, शिक्षा सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है, बिल्कुल सही है, आता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये समाज के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लाइन बिल्कुल सही है वैसे। शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, ये भी अच्छा आंसर है, क्योंकि हमारी शिक्षा क्या है? सामाजिक परिस्थितियों से ही प्रभावित होती है। हमारा जैसा समाज होगा उस हिसाब की हम शिक्षा लेंगे। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं, अब ये देखो, ये बिल्कुल सही आंसर है। असली दिक्कत क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए समाज शास्त्र हमें पढ़ना और पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी आर बाउंड टुगेदर। समाज और व्यक्ति साथ साथ चलते हैं। अगर समाज ग्रो करेगा तो व्यक्ति भी ग्रो करेगा, और व्यक्ति समझेगा तो समाज में भी समझाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सही आंसर है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब 16, स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है, यानी कि मिनी सोसाइटी, मिनिएचर सोसाइटी। स्कूल को क्या बोला है? एक छोटा समाज क्यों बोलते हैं? ये क्या है? समाज का ही छोटा सा हिस्सा है, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोलते हैं ये देखना है। स्कूल वासी समाज में आते हैं, में से आते हैं, अच्छी बात है, सही बात है बिल्कुल। स्कूल बच्चे का आयु स्तर कम होता है, इसका तो कोई पॉइंट नहीं है। स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्कूल के बच्चे जो है बाद में समाज में जाके वयस्क सदस्य के रूप में ही विकसित होंगे, तो ये बहुत अच्छा आंसर है। स्कूल समाज द्वारा स्थापित है, ये बात सही है, लेकिन पॉइंट नहीं है ये आंसर नहीं होगा। स्कूल समाज द्वारा स्थापित है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे छोटा समाज बोलते हैं इसलिए। उसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ये, सी। स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं, यानी कि स्कूल चिल्ड्रन ही हैं जो बाद में डेवलप होके एडल्ट सोसाइटी मेंबर बनेंगे, उसी समाज का हिस्सा कब बनेंगे? वो बड़े होके उसी समाज का ही हिस्सा बनेंगे, इसलिए स्कूल क्या को क्या कहते हैं? लघु समाज माना गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्व का है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब भारत की जो लोकतंत्र है उसके सफलता होने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? एजुकेटेड पीपल, सेक्युलरिज्म, नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन,
इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जरूरत तो सबकी ही है हमें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होगी? एजुकेटेड पीपल, शिक्षित जनता। अगर जनता शिक्षित होगी तभी धर्मनिरपेक्षता होगी, तभी राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता होगी, और गरीबी उन्मूलन भी तभी होगा जब हमारा समाज शिक्षित होगा। सही आंसर क्या है? एजुकेटेड पीपल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक समाज को लोकतंत्र बनाने में। चलिए, आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? प्रमाण तंत्र, हाउ विल यू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ये होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि आपको कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कराना है। किस प्रकार कराएंगे? विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करके, बिल्कुल सही है। सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? क्यों? सभी, सभी ही सही है। सभी ही लोकतंत्र का हिस्सा है। चलिए, अब चलते हैं आगे। समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी एजेंट क्या है? यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट एजेंट टू अफेक्ट चेंज इन सोसाइटी। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो समाज में बदलाव लाती है? क्या लाती है? बदलाव। समाज में बदलाव लाने का एजेंट कौन सा है सबसे इम्पोर्टेंट? वैसे ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है कि सभी चीजें ला सकते हैं। टेलीविजन भी लाता है, धर्म भी लाता है, भाषा भी लाती है, और शिक्षा भी लाती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा इन चारों में से? तो क्या होगी? शिक्षा होगी। सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करेगा? शिक्षा करेगा। आपके पास शिक्षा ही नहीं है तो आप क्या चेंज लाओगे सोसाइटी में? इसलिए हमें शिक्षा जरूरी है, तभी हम बाहर की चीजों को अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, एसिमिलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए। मानव समाज का मूलभूत एकक कौन सा है? यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी समाज। अभी हमने बात की थी ना एक क्वेश्चन में समाज के बारे में, तो समाज का की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई जिनको हम इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? समाज बन जाएगा। तो देखते हैं। व्यक्ति, परिवार, सामाजिक समूह, ये तो नहीं होगा। जनजातीय समूह, ये नहीं होगा। तो ये दोनों पे डाउट होता है तुम्हें, व्यक्ति और परिवार। या तो व्यक्ति होगा या परिवार होगा। अब देखो, क्या एक व्यक्ति है, अब ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को हम इकट्ठा कर ले तो क्या समाज बन जाएगा? नहीं, ये समाज नहीं बनेगा। समाज बनने के लिए क्या चाहिए? परिवार चाहिए। समाज में आप खुद देख सकते हो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, पूरी फैमिली रह रही है, ये सब इकट्ठा रह रहे हैं आपस में रिलेशन बना के, कम्युनिकेशन बना के। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समाज। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी समाज की? परिवार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, परिवार, फैमिली। फैमिली एक फंडामेंटल यूनिट है ह्यूमन ह्यूमन सोसाइटी की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। चलिए, इसी के साथ हम आखिरी स्लाइड पे आ चुके हैं। तो ये है वीडियो का अंत। और अगर आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकेंगे। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।